Good afternoon. Today we'll start with the law of evidence or the भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो आपका लॉ ऑफ एविडेंस था, ठीक है, उसमें आपके पास 11 चैप्टर्स थे और 167 सेक्शंस थे. In BSA we have 171 sections and we have 12 chapters in this, though a lot of changes in we have 170 sections, sorry, a lot of changes have not been done. इसमें बहुत ज़्यादा changes नहीं है, काफ़ी कम डिलीशंस हैं. डिलीट जो किया है वो भी स्पेसिफिकली वो पार्ट किया है जहाँ पर आपका क्या कहते हैं, आपका जो टर्म थे, जो कॉलोनियल टर्म्स थे या जो ब्रिटिश टर्म्स थे, उनको डिलीट किया. अदरवाइज बहुत ज़्यादा चेंजेस एविडेंस में नहीं है. सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इनके जो इंडेक्स है उसमें जो टेबल हम बनाते हैं कि कितने पार्ट्स हैं हमारे एविडेंस में और कितने सेक्शंस हैं और कौन से पार्ट में कौन सा सेक्शन आता है, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस आपसे पीटी में पूछे जा सकते हैं. ठीक है, आई विल शो दिस टू यू बाय द वे ऑफ द प्रेजेंटेशन कि इसमें क्या किया है. देखो, आपका जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 पार्ट्स हैं. ठीक है, इसमें 12 चैप्टर्स हैं और 170 सेक्शंस हैं. 170 सेक्शंस हैं. ठीक है जी. अब इसके 3 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 wherein they are talking about the चैप्टर 1. पार्ट 1 में चैप्टर 1 है बस. ठीक है, जिसमें ये प्रिलिमिनरी के बारे में बात कर रहे हैं. दैट इज सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2. सेक्शन 1 और 2 सिर्फ इसमें दिया गया है. जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें ये सिर्फ सेक्शन 2 में डेफिनेशंस प्रोवाइडेड है. ठीक है, जितनी भी सारी डेफिनेशंस है वो सेक्शन नंबर 2 में है. और जो टाइटल, एक्सटेंट और एप्लीकेशन होता है, टाइटल, एक्सटेंट और एप्लीकेशन आपका सेक्शन नंबर 1 में है, जो हमेशा होता है. ठीक है जी, एक आपका पार्ट ये हो गया. देन इज पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में दे हैव डिस्कस अबाउट द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स. रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स पार्ट 2 में है, जैसे कि ये पहले भी था. इसको इन्होंने शुरू किया है सेक्शन नंबर 3 से. सेक्शन नंबर 3 से शुरू किया और इसका जो एक्सटेंशन है वो है आपका सेक्शन नंबर 50 तक. 3 से लेके 50 तक रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स है. अब इस रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स में हमारे को इसको, जो हम अगर आपको इजीली पढ़ना है तो उसके लिए आपको इसको ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि 3 to 14 में बेसिकली आपका जो कंसेप्ट है वो एक पार्ट ऑफ फॉर्मिंग द चेन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो हम रेस गेस्टे की बात करते हैं. ठीक है, ये जितने भी पार्ट्स हैं इनको आप 3 से लेके 14 तक पढ़ो. उसके बाद आपका कंसेप्ट आता है 15 से लेके 21 तक एडमिशन का. एडमिशन का पार्ट जो है वो 15 से लेके 21 तक है. फिर 22 से आपका कन्फेशन शुरू होता है. 22 से कन्फेशन शुरू होगा और आपका 24 तक. पहले जो कन्फेशन के सेक्शंस थे वो 7 थे. अब इन्होंने उसको कम करके 3 ही सेक्शंस कर दिए हैं कन्फेशन के. और यहाँ पर आपका जो सेक्शन नंबर 25 है वो एडमिशन का है. ठीक है जी. अब उसके बाद आया आपका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 26 एंड 27, wherein it is a statement by person who cannot be called as a witness, जिसको हम as a witness नहीं बुला सकते. वो सारा आपका 26 से 27 में है. देन फ्रॉम 28 टिल 32, 28 से लेके 32 तक
हम बात करते हैं उन स्टेटमेंट्स की जो कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दी गई हैं। स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, आप इसको ऐसे ब्रेक करके पढ़ेंगे तो इजी रहेगा आपको याद करना। देन इज section number 33. In this we decide as to how much of statement is to be proved, कितना पार्ट स्टेटमेंट का प्रूव करना है। देन फ्रॉम 34 till 38, 34 से लेके 38 तक आपका आता है जजमेंट्स of courts when relevant, judgments of courts when relevant। उसके बाद आपका आता है ओपिनियन, 39 से लेके 45 तक ओपिनियन का कंसेप्ट है। देन इज फ्रॉम 46 to 50 इट इज कैरेक्टर when relevant, it is character when relevant। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से पार्ट 2 में इन्होंने अब बीएनएस में सॉरी बीएसए में क्या प्रोवाइड किया। देन इज पार्ट 3, योर पार्ट 3 ऑफ बीएसए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पार्ट 3 ऑफ बीएसए, इट टॉक्स अबाउट ऑन प्रूफ। ठीक है जी, अब इसमें आ गया आपका चैप्टर नंबर 3, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड। वो फैक्ट्स जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये है आपका सेक्शन नंबर 51 to 53, चैप्टर नंबर 4 ऑफ ओरल एविडेंस, सेक्शन नंबर 54 एंड 55। फिर आ गया आपका चैप्टर नंबर 5, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का आपको स्टार्ट करना है 56 से लेके आपका 56 से लेके 93 तक, ये चैप्टर नंबर 5 है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का। देन इन चैप्टर नंबर 6 they have provided about of exclusion of oral evidence by documentary evidence। हम exclusion कर रहे हैं यहाँ पे, exclusion of oral evidence by documentary evidence। This is from 94 till 103 then they are talking about the next part, then they are talking about the last part। I hope यहाँ तक clear होगा। This is simple that how we have to talk about the Bayer Act। Sorry, I have mentioned that there are 3 parts, there are 4 parts in it। In this one, in BSA there are 4 parts। आपके एविडेंस एक्ट में, इन एविडेंस एक्ट देयर वर 3 पार्ट्स, अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये यहां तक आपका पार्ट 3 हो गया। नाउ आफ्टर दिस आई विल बी टेलिंग यू एज टू व्हाट इज देयर इन पार्ट 4 ऑफ द लॉ ऑफ एविडेंस। पार्ट 4 में क्या है एविडेंस में? वंस वी आर डन विद दिस द पार्ट एज टू द division of the chapters in the Bayer Act, now I'll proceed to the part 4। पार्ट 4 में आपका देखो, अब आपका यहां पर जो पार्ट 4 है, इट इज रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस। पार्ट 4 में है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, वेयर इन चैप्टर 7 talks about of burden of proof
बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, ओनर्स क्या है, वो सारी चीजें इस सेक्शन में है, फ्रॉम सेक्शन 104 till 120. Then in chapter number 8 they are talking about the concept of estoppel, as to what is estoppel and to whom it is applicable. ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका। फिर आपका जो 9th चैप्टर है, इट इज अबाउट ऑफ विटनेसेस। ऑफ विटनेसेस, इट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 124 till section number 139, till one from section 124 till section 139. Then last chapter number 10 of examination of witnesses. It is from section number 140 till section number 168. ठीक है, टिल सेक्शन नंबर 168 पार्ट 4 का ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये सारा जो है इसमें इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में आता है ये। देन चैप्टर नंबर 11 ऑफ improper admission and rejection of evidence। ठीक है, पहले आपका बैरक यहीं तक था, लेकिन अब इन्होंने चैप्टर 12 रिपील एंड सेविंग्स भी डाला है। चैप्टर 12 इज रिगार्डिंग दी अपील एंड सेविंग्स। इसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है, इसमें एक ही सेक्शन है रिगार्डिंग दी रिपील्स एंड सेविंग्स। अब इसमें क्या जो आपका चैप्टर है, सबसे पहले अब जो आपको बीएस से पढ़ना है, आप पहले इसको यहां से पढ़ना शुरू करो कि आपके रिपील्स और सेविंग्स में इसने क्या बात की। ये यहां पर कहता है कि जब ये बेयर एक्ट आया, ठीक है, आपका 170 सेक्शन है, ये सेक्शन नंबर 170, और ये कहता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट इज हेयर बाय रिपील। मतलब आपका जो इंडियन एविडेंस एक्ट है हमने उसको रिपील कर दिया। फिर उसका क्लॉज 2 है, ठीक है, इसका जो क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील, ये अब रिपील हुआ, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन अगर कोई भी चीज, ठीक है, अगर कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ट्रायल, इंक्वायरी या फिर इन्वेस्टिगेशन, कोई भी प्रोसीडिंग, बेसिकली अगर कुछ भी चीज पेंडिंग है, ठीक है, इस एक्ट के आने से पहले इनमें से कोई भी चीज पेंडिंग है, तो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट ही लगेगा, एज इफ ये जो अधिनियम है ये आया नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट इन फोर्स। तो जो आपका रिपील्स का सेक्शन है वो ये कहता है कि मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट को इस बेयर एक्ट ने रिपील कर दिया, लेकिन अगर उस टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है इस बेयर एक्ट के फोर्स में आने से पहले, तो दैट वुड बी गवर्न्ड बाय द इंडियन एविडेंस एक्ट एज इफ द अधिनियम हैज नॉट कम इनटू फोर्स। ठीक है जी, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, नाउ वी विल सी एज टू व्हाट आर द चेंजेस दैट आर देयर। मैं जैसे जैसे सेक्शंस करवाती जाऊंगी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ, you are understanding, it is simple, just the index has been discussed till now। अभी तक सिर्फ मैंने इंडेक्स ही डिस्कस किया है। अब मैं आपको ये कह रही हूँ कि अब मैं आपको एक एक सारे सेक्शंस जो हैं, पहले आईपीसी में कौन सा सेक्शन नंबर था, अब कौन सा सेक्शन नंबर है और क्या चेंज आया है, वो मैं आपको बताती जाती हूँ। और साथ में ही मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगी कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो पेपर में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अब देखो जो सेक्शन नंबर 1 है, ठीक है, जो सेक्शन नंबर 1 है वो आपका एज इट इज आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, लेकिन जो प्रोविजन ऑफ
टेरिटोरियल एक्सटेंट था एविडेंस में, वो अब हमारे पास नहीं है, ठीक है। यही इसमें आपका बीएनएस में भी यही किया है और बीएसए में भी यही किया है कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंट का पार्ट था उसको हटा दिया गया है। नाउ when we talk about the section number 1, when we talk about the section number 1, हम इसमें देखते हैं कि क्या प्रोविजन है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या प्रोविजन है सेक्शन नंबर 1 में। I will share the BER Act with you. ये देखो, अब आप इसमें पहले इन्होंने दिया है, आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू, द बेयर एक्ट। आप उसमें मेरे साथ देखो कि क्या प्रोवाइड किया है। सी इन चैप्टर नंबर 1 इन्होंने सिर्फ ये मेंशन किया है कि ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। अब इस बेयर एक्ट का नाम, ये सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लगता है कोर्ट मार्शल, लेकिन एफिडेविट्स पे नहीं लगता, ना ही आर्बिट्रेटर की प्रोसीडिंग्स पे लगता है, जो कि ऑलरेडी हमारे पास था कि ना ये आपका आर्बिट्रेशन पे लगता है एविडेंस एक्ट, और ना ही आर्बिट्रेटर्स पे लगता है, ठीक है। सिंपल है ये। और अब इन्होंने एक डेट दे दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि अब वो ये डिसाइड करेंगे कि ये फोर्स में कब आएगा। इट शैल come into force on such date as the central government may by notification the official gazette appoint। जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगा, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगा, तब से ये जो बेयर एक्ट है ये एप्लीकेबल है। अब वो डेट क्या है, वो है 1 जुलाई। सी नाउ सेक्शन नंबर 1, आपका जो सेक्शन नंबर 1 है उसमें सिंपल ये लिखा है क्लॉज 1 में कि ये जो बेयर एक्ट है आपका, इसका नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। फिर क्लॉज 2 में ये है सिंपल कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे है, और आपका ये नॉट एप्लीकेबल, किस पे एप्लीकेबल नहीं है, आर्बिट्रेटर पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, और एफिडेविट्स पे नहीं लगता, और एफिडेविट्स पे नहीं लगता, ये दोनों चीजों पे हमारा एविडेंस एक्ट नहीं लगेगा। अब यहां से क्या चीज डिलीट की है इन्होंने, डिलीटेड पार्ट कौन सा है यहाँ पर, डिलीटेड पार्ट ये है कि हम इसमें पहले लिखते थे दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अदर देन, ठीक है। किस पे नहीं लगता था, कोर्ट मार्शल, आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन, उसके बाद आपका इंडियन नेवी, ये जितना भी सारा पार्ट था इस सबको अब बीएसए में डिलीट कर दिया, ठीक है। इन्होंने इसको सिंपल रखा है कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे है, आर्बिट्रेटर और एफिडेविट पे ये अब अप्लाई नहीं, मतलब पहले भी अप्लाई नहीं होता था, इसका एप्लीकेशन नहीं है, ये इन्होंने रिटेन किया है और ये वाला पार्ट डिलीट कर दिया। नाउ बाय द थर्ड क्लॉज में इन्होंने ये लिख दिया है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालेगा गेजेट में एज रिगार्ड्स व्हेन इट वुड कम इनटू फोर्स। एज रिगार्ड्स ये कब से फोर्स में आएगा, उसकी डेट है 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 बेटा ये पेपर में आता है, पीटी में इसकी डेट्स आती हैं, और ये वाला पार्ट जो डिलीट हुआ है हो सकता है इस पे भी बना दे कि क्या इसकी अब एप्लीकेबिलिटी इस पे है या नहीं है, तो आप इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आपका जो सेक्शन 2 था एविडेंस में वो था ही नहीं, वो रिपील ऑफ इनैक्टमेंट था। फिर था आपका सेक्शन नंबर 3 एविडेंस में, ठीक है। जो सेक्शन नंबर 3 था
उसमें डेफिनेशंस थी, ठीक है। अब उसको यहाँ पर सेक्शन नंबर 2 बना दिया है बीएसए। सेक्शन नंबर 2 हो गया बीएसए में, जो 3 था इंडियन एविडेंस एक्ट में। इन दिस नाउ, इन दिस पार्ट, ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि सारी की सारी डेफिनेशंस इन्होंने दे दी हैं, सारी डेफिनेशंस दी हैं। और आप ये देखोगे कि इसमें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो था एविडेंस का, वो सारा का सारा इन्होंने सेक्शन 2 ऑफ बीएसए में मर्ज कर दिया। इट हैज बीन मर्ज्ड हियर, ठीक है। अब एक तो सबसे पहले ये देखो कि जो सेक्शन 3 में डिलीटेड है, यहाँ पर सेक्शन 3 में जो इंडिया इन्होंने डिफाइन कर रखा था उसको यहाँ पर डिलीट कर दिया है। बीएसए में अब ये नहीं है, ठीक है, बीएसए में ये वाला पार्ट नहीं है। अब ये देखना है इसमें कि आपका क्या था बेटा, जब हम वो करते थे, जब हम लॉ ऑफ एविडेंस देखते थे, तो जो आपका सेक्शन नंबर 3 था और सेक्शन नंबर 4 था, उसमें सारी डेफिनेशंस प्रोवाइडेड थी, लेकिन वो डिफरेंट पैराग्राफ्स में प्रोवाइडेड थी। तो हम उसको ऐसे ही याद करते थे कि सब कुछ सेक्शन नंबर 3 का पार्ट है। और ऐसे ही सेक्शन नंबर 4 में भी मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, हम ऐसे ही याद करते थे कि सेक्शन 4 का पार्ट है। अब इन्होंने मेंशन किया है कि भाई जो तुम्हारा, जैसे आपका एक पर्टिकुलर पार्ट है, हमने उसको एक क्लॉज बना लिया, दूसरा पर्टिकुलर पार्ट दूसरा क्लॉज बना दिया, और तीसरा पार्ट तीसरा क्लॉज बना दिया। तो उतना पैराग्राफ कौन सा था ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको एग्जाम के लिए। तो आप इतना भी याद कर लोगे कि ये सेक्शन 2 का पार्ट था या जो सेक्शन नंबर 3 का पार्ट था या 4 का पार्ट था, आई थिंक दैट वुड बी सफिशिएंट। पेपर को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अगर बनाना है तो हाँ, पैराग्राफ वाइज भी लोग जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रीजनेबली बात करोगे तो आप पैराग्राफ वाइज को छोड़ के आप उसको ब्रॉडरली देखोगे कि ये ब्रॉडर तरीके से देखोगे कि ये सेक्शन नंबर 3 का पार्ट था और ये सेक्शन नंबर 4 का पार्ट था, ठीक है। अब उसमें क्या चेंज किया है या फिर कौन सा पार्ट कौन सा क्लॉज हो गया वो हम ये देखते हैं। नाउ वॉट एवर वॉज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 3, मैं फिर भी यहाँ पर पैराग्राफ लिख रही हूँ, आप जितना रिटेन कर पाओ, जितना याद कर पाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। सेक्शन नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 1 इज नाउ सेक्शन 2(1)(a) इज सेक्शन नंबर 2(1)(a), और इसमें कोर्ट की डेफिनेशन थी और उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। सेक्शन नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 1, द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट वाज गिवन, जो कि अब 2(1)(a) में है और इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो आपका बेटा इसमें क्या है कि ये ना ऊपर नीचे जा रहा है, तो आई विल गो अकॉर्डिंग टू हाउ इट इज लाइंड अप इन बीएसए। बीएसए में कैसे लाइंड अप है उस तरीके से बताती हूँ, मतलब ABCD क्या है और वो पहले क्या था, ऐसे हम बताते हैं। अगर मैं आपको इसके पैराग्राफ के हिसाब से बताऊं, पैराग्राफ नंबर 1 2 3 4, तो यहाँ पर जंबल हो जाएगा वो, ठीक है। इसलिए जो आपका बी क्लॉज है अब, ठीक है, वो इन्होंने लिया है सेक्शन नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 3 कंक्लूसिव प्रूफ। जो हम कंक्लूसिव प्रूफ पढ़ते थे, ठीक है, जो आपके 3 सेक्शंस में था पहले, अब वो नहीं है। अब वो नहीं है इन सेंस कि एक ही सेक्शन में रह गया, एक जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से हट गया और एक डिलीट कर दिया। इन दिस नाउ दे आर सेइंग दैट इस पूरे में जहां पर भी टर्म एक्ट हम लिखते थे, अब उसकी जगह अधिनियम कर दिया गया है, ठीक, उसके अलावा कोई चेंज नहीं है इसमें। देन आपका जो सी है 2 क्लॉज 1 का सी, ठीक है, वो आपका जो है वो है आपका सेक्शन नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 8, और ये है डिस्प्रूव्ड। इसमें डेफिनेशन ऑफ डिस्प्रूव्ड वाज गिवन, ठीक है। इन दिस दे आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ था अ फैक्ट is said, a fact is said to be disproved, ठीक है, a fact is said to be disproved, ये था आपका एविडेंस में।
अब जो लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर दी है बीएसए में। अब बीएसए में क्या कर दिया, इन रिलेशन टू अ फैक्ट मीन्स, इस लाइन को चेंज करके इन्होंने ये वाली लाइन यहां पर कर दी। ठीक है जी, ये चेंजेस हैं आपके इन 3 क्लॉजेस में। फिर जो आपका एक मेजर चेंज आया, जो आपका मेजर चेंज आया वो आपका चेंज आया है इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इन द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, आपका जो, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, सिंपल है, अभी तक सिंपल चीजें करवाई हैं मैंने। अब जो आपका कंसेप्ट आएगा वो आएगा डेफिनेशन, आपका डॉक्यूमेंट का चेंज हुआ और एविडेंस का चेंज हुआ, वेयर इन they have now started including the part of digital evidence and digital record and electronic evidence। अब उन्होंने टर्म एविडेंस के साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस या फिर डिजिटल रिकॉर्ड ऐड करना शुरू कर दिया। ये पहले बाय द वे ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन था। हम केस लॉज में ये देखते थे कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको कंसिडर किया जाता है। आपका आरएम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, या फिर आपका प्रफुल्ल बी देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, जिसमें इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी यूज किया है, टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस को भी ऐड किया है। हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से एविडेंस पहले भी लेते थे, लेकिन बस अब बेयर एक्ट में उसको स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, मतलब स्पेसिफिकली वर्ड कर दिया, एक्सप्लिसिटली लिख दिया गया है। ठीक है, अब मैं उसमें बताती हूँ कि उस डेफिनेशन में क्या चेंज किया गया है। See, now your 21D, 21D was section number 3, paragraph number 5, and it had the definition of document। अच्छा, अब जब भी आप डॉक्यूमेंट की बात करोगे, understand that when we are talking about a document, we are talking about wherein we are trying to, आपके डॉक्यूमेंट के पीछे क्या इंटेंशन होती है, किसी भी चीज को डॉक्यूमेंट करने की क्या इंटेंशन है, आपकी इंटेंशन है दैट इट हैज टू बी रिकॉर्डेड, इट शुड बी रिकॉर्डेड, हमारे को डॉक्यूमेंट से रिकॉर्ड करना है। अब वो जो डॉक्यूमेंट है हम वो पेपर या पेन से रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब पेपर पे हम पेन से लिखेंगे तो वो भी डॉक्यूमेंट होगा आपका। अगर आपने कोई फोटोग्राफ ली, अगर आप कोई फोटोग्राफ लेते हो तो वो भी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आता है। आप कोई कैरिकेचर ड्रॉ करते हो, ठीक है, कोई आप फनी ड्राइंग बनाते हो, अगर सपोजिंगली पहले क्या होता था कि जैसे पहले पेपर पेन नहीं था, तो अगर आपने ट्रीज पे, ठीक है, ट्रीज पे भी कुछ लिख दिया, if there is somebody who has written something on the tree, it was also taken as a document। आप अगर इसकी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देखोगे तो उसमें ये है दैट इट इज बाय एनी मीन्स। बाय एनी मीन्स का मतलब क्या है, आप इसको बाय द वे ऑफ साइन, सॉरी, it is by the way of words, it is by the way of numericals, or it is by the way of any drawing। आप कुछ भी तरीके से या फिर एक से ज्यादा चीज पे ऑन एनी सब्सटेंस लिखा है, उसने नहीं कहा कि आपको पेपर पे ही लिखना है, आप इसको किसी भी सब्सटेंस पे बना दो, वो डॉक्यूमेंट ही है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास पहले भी था, ये हमारे पास अब भी है। नई चीज क्या है, एक्सप्लिसिटली इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड, ये इन्होंने ऐड कर दिया है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पे। अब कोई भी चीज जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आती है या फिर डिजिटली रिकॉर्ड करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है आपका, जहां पर भी आपने जैसे फोन यूज किया, उससे आपने लैपटॉप से मेल किया, फोन से मेल किया, मैसेज किया, यहाँ पर आपने बिजली से चलने वाली चीज यूज करी ना, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज किया। और ये डिजिटल रिकॉर्ड क्या है, ये डिजिटल रिकॉर्ड आपका कोई भी गैजेट है, ठीक है, कोई भी गैजेट है, जैसे आपका यहाँ पर
लैपटॉप हो गया, ठीक है, आपका आईपैड हो गया, जहां पर भी आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है जब आप उसको एक फोन से दूसरे फोन पे भेजते हो, कोई मैसेज रिसीव करते हो, और हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज किए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड इज नाउ एक्सप्लिसिटली एडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। जो न्यू एडिशन है आपकी वो यहाँ पर ये है इन द पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। then comes the section 2 1e, section 2 1e, that is section 3 paragraph number 6। इसमें टर्म एविडेंस डिफाइंड है, इसमें हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पर टर्म एविडेंस, वेयर इन ई पार्ट में इन्होंने एविडेंस डिफाइन किया, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो इसको दो पार्ट्स में करते थे हम लोग। इसमें यहां था कि कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि आपने कोर्ट के सामने दी हो, ओरल एविडेंस, कोई भी स्टेटमेंट या फिर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट दर्ज करवाया हो, ठीक है, फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। आपने कोई स्टेटमेंट दी या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए दिया। इसमें यहां पर है स्टेटमेंट्स, पहले भी स्टेटमेंट थी, अब इन्होंने ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली ऐड कर दिया, गिवन इलेक्ट्रॉनिकली को ऐड कर दिया यहां पर। और ये जो था आपका ऑल डॉक्यूमेंट्स, इसमें इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो ये जो चीज है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये दो चीजें आपकी डेफिनेशन में ऑफ एविडेंस इंक्लूड हुई हैं, ठीक है बेटा। एक तो ये लिखा है फर्स्ट क्लॉज में आपका ई में आपका ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, और डॉक्यूमेंट में है इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज गिवन फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अब आया इसका, नाउ इज पार्ट 2(1)(f), सेक्शन 2(1) का F, दैट इज सेक्शन 3 पैराग्राफ नंबर 2, फैक्ट, ठीक है। ये फैक्ट है। इसमें हम करते थे कि फैक्ट क्या है, फैक्ट या तो आपका फिजिकल हो सकता है या फिर फैक्ट साइकोलॉजिकल होता है, या तो फैक्ट फिजिकल होता है या फिर फैक्ट साइकोलॉजिकल होता है। जिसमें हम करते हैं कि जब हम, अब इसको आगे लिख के समझाती हूँ और क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ फैक्ट, ठीक है, तो जब मैंने कहा फैक्ट फिजिकल है या साइकोलॉजिकल है, इसका मतलब ये है कि एक फैक्ट है कि आप किसी चीज को देख सकते हो, समथिंग इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। आप उस फैक्ट इज बेसिकली जो प्रेजेंट है या फिर जो हो चुका, ठीक है। या तो फैक्ट हमेशा वो होता है या तो जो हो चुका है या फिर जो है, व्हाट वुड हैपन इन द फ्यूचर इज नॉट अ फैक्ट, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि आप उसको परसीव कर सकते हो अपने सेंसेस से। कैसे आप परसीव कर सकते हो? देयर इज समथिंग केप्ट ऑन द टेबल, यू कैन परसीव इट बाय द सेंस। आप टेस्ट कर सकते हो, आप उसको स्मेल कर सकते हो। साइकोलॉजिकल फैक्ट इज कि किसी का रेप्यूटेशन या किसी का ओपिनियन आपका एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। आप उसके बारे में क्या सोचते हो, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या सोचता है, वो आपका ओपिनियन है। उस एक किसी इंसान की पूरी जनता के आगे क्या सब लोगों का एक एकत्रित ओपिनियन क्या है, हम उसको रेप्यूटेशन बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज रेप्यूटेशन, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे टर्म था वर्ड मैन इज रिप्लेस्ड बाय द टर्म पर्सन, दैट अ मैन
said something, that a man saw something, उसको हटा के पर्सन कर दिया, उतना ही चेंज किया है। दूसरा एक इन्होंने इसका जो इलस्ट्रेशन है, that a man has a certain reputation is a fact is now excluded। आप अगर आपको याद होगा ये वाले जो इलस्ट्रेशंस थे, that a man had a certain reputation, जैसे मैंने आपको बताया कि ओपिनियन, ठीक है, या फिर रेप्यूटेशन क्या होता है। अब इन्होंने जो ओपिनियन वाला पार्ट है उसको रिटेन किया है, लेकिन जो रेप्यूटेशन वाला पार्ट है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है फैक्ट की डेफिनेशन में से। आई जस्ट राइट इट डाउन। जो आपका फैक्ट का 1 और 2 है ना बेटा, वो है आपका फिजिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट होता है पार्ट 1 और साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है पार्ट 2, ठीक है। अच्छा, अब इसके पहले 5 इलस्ट्रेशंस थे, अब 4 इलस्ट्रेशंस रह गए हैं। the word man is replaced by person। the word man is replaced by person यहाँ पर। और दूसरा आपका that a man has a certain reputation, जो आपकी इलस्ट्रेशन थी ई, ठीक है, रिगार्डिंग रेप्यूटेशन, इसको एक्सक्लूड कर दिया है, इसको हटा दिया अब, ठीक है जी, ये नहीं है अब, पहले थी पर अब ये नहीं है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, सिंपल चीजें हैं, समझ आ गया होगा कि हमने अभी तक क्या किया, ठीक है जी। अब क्या है, जो आगे के सारे क्लॉजेज हैं उनके बस सेक्शन नंबर्स चेंज हुए हैं, उनके सिर्फ सेक्शन नंबर्स चेंज हुए हैं, उसमें आगे एज सच कोई चेंज नहीं आया। जो आपका सेक्शन नंबर 2 ही है, जैसे एफ तक तो थोड़े थोड़े चेंजेस थे, लेकिन जी से लेके एल तक कोई भी चेंज नहीं है, उसमें सिर्फ सेक्शन नंबर चेंज हो गया है, वो मैं आपको बोर्ड पे लिख के दे रही हूँ। See now, the rest of section number 2, ठीक है, आपका 21G जो है, सेक्शन 3 पैराग्राफ नंबर 4, फैक्ट इन इशू, जिसकी लड़ाई है फैक्ट इन डिस्प्यूट, ठीक है, जिसको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। देन इज H, which was section number 4 paragraph 1, may presume। बेटा कंसेप्चुअली चेंज नहीं है, बस जो चेंज है वो सेक्शन नंबर का है। then is not proved, J, section number 3 paragraph number 7, proved। K, section number 3 paragraph number 3 as to what is relevant। यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि रेलिवेंट क्या है, बस ये कह रहे हैं जो कि आपके रेलिवेंसी के चैप्टर में लिखा है वो रेलिवेंट है। सेक्शन नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 2, इट इज शैल प्रिज्यूम। और इन सब में बच्चे यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया है, कंसेप्ट में देयर इज नो चेंज इन कंसेप्ट इन दीज सेक्शंस एज इट इज रिटेन किया है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो सेक्शन 2 का क्लॉज 2 है, सेक्शन 2 का क्लॉज 2 है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भाई देखो, एक तो सबसे पहले ये नया है, ठीक है, ये न्यू है, इसमें वो ये कह रहा है कि कोई भी वर्ड जो कि बीएसए में नहीं है, कोई भी वर्ड जो कि बीएसए में नहीं है, लेकिन वो आईटी एक्ट में, बीएनएसएस में या फिर बीएनएस में डिफाइंड है, तो हम उससे मीनिंग जो है लेके यहाँ पर यूज कर लेते हैं, उससे मीनिंग लेके हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। दैट इज इट, दिस इज द ओनली थिंग दैट हैज बीन नाउ प्रोवाइडेड।
यहाँ तक अभी का सिंपल है, अभी तक सिंपल है सारे सेक्शंस, कुछ खास चेंज नहीं आया है, सिर्फ सेक्शन नंबर का चेंज है। अब ये देखो आपका जो सेक्शन नंबर 5 था, हमने अभी तक 1 2 3 4 कवर कर लिए हैं एविडेंस के, अब है 5। जो आपका सेक्शन नंबर 5 था दैट इज नाउ सेक्शन नंबर 3 इन बीएसए। आपका वो सेक्शन नंबर 3 हो गया है बीएसए का, विच इज रिगार्डिंग एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स। आप एविडेंस किसका दे सकते हो, ठीक है, या तो जो आपका फैक्ट इन इशू हो या फिर रेलिवेंट फैक्ट हो, और इसका जो सेक्शन है वो लास्ट में ये कहता है एंड ऑफ नो अदर्स, मतलब इन दोनों के अलावा हमें किसी भी चीज का एविडेंस नहीं लेना है, हम और किसी चीज का एविडेंस नहीं लेंगे। इन दिस सेक्शन देयर इज नो चेंज, यहां पर कोई चेंज नहीं है। सेक्शन नंबर 6 रेज गेस्ट एविडेंस का, अब सेक्शन नंबर 4 हो गया है, यहां पर भी कोई चेंज नहीं आया, सेक्शन नंबर 4 में भी कोई चेंज नहीं है। देन योर सेक्शन नंबर 7 ऑफ एविडेंस, ठीक है, जिसमें हम बात करते थे, अब पहले तो मैं बताती हूँ सेक्शन नंबर क्या है। सेक्शन नंबर अब है 5, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं ओकेजन, कॉज, इफेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, ये सारे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। इन कंसेप्ट में क्या होता है कि आपको जैसे आपने ऑफेंस किया, ठीक है, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, अपॉर्चुनिटी में क्या होता है दैट व्हेनेवर एन ओवर्ट एक्ट हैज बीन डन एज पर आईपीसी, अगर ओवर्ट एक्ट किया, ठीक है, ऑफेंडर ने, तो उसका जो इफेक्ट है वो रहा होगा क्राइम सीन पे, वो रहा होगा ऑन दी विक्टिम, ठीक है। अगर आप किसी को मारोगे तो उस पे जो वूंड्स हैं उसका मारना कॉज है और आपको लगना उसका इफेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो अपॉर्चुनिटी और ओकेजन का कंसेप्ट है उसमें ये होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि ये एलिज्ड अक्यूज्ड है तो क्या इसके पास ओकेजन था, क्या इसके पास अपॉर्चुनिटी थी। एक आपका पर्सपेक्टिव आता है विक्टिम की साइड से और एक आपका पर्सपेक्टिव आता है अक्यूज्ड की साइड पे। मतलब जब भी आप कोई ऑफेंस करने जाओगे तो आप ये कोशिश करोगे ये फाइंड आउट करने की कि भाई उसका कोई आई विटनेस ना रह जाए, कोई भी मेरे पास मैं एविडेंस ना छोड़ दूं। तो आप जब एक प्लान करके ऑफेंस करते हो, ठीक है ना, तो आप ये कोशिश करते हो कि भाई कोई एविडेंस ना रहे, तो मुझे एक ऐसा टाइम पीरियड ढूंढना है, जैसे रात का टाइम मैंने देखा, कभी कोई घर में अकेला है मैंने देखा। तो वो सारी जो चीजें हैं जो आप रीडिंग करते हो ऑफ विक्टिम कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कब ऐसा मैं हो सकता है मैं इसको ढूंढ लूं और मुझे ये मिल जाए कि मैं इसे मार सकूं, ठीक है, वो ओकेजन का कंसेप्ट है आपका एविडेंस का। अपॉर्चुनिटी इज कि कब मैं जाके ये काम कर सकता हूं, मैं कभी जाके काम कर सकता हूं का मतलब है कि हम ये देखते हैं यहाँ पर कि जो ऑफेंडर है, ठीक है, यहाँ पर ऑफेंडर का पर्सपेक्टिव है। बच्चे जितने भी ये सारे सेक्शंस रहे हैं ना आपके एविडेंस के, आपका रेस्ट गेस्टेस से लेके सेक्शन 11 जो हम जिसको रेजिडरी सेक्शन बोलते थे, वो सारे सेक्शंस में हम कॉज ऑफ ये चेन ऑफ पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शन में कौन सा पार्ट कब कैसे हुआ। अगर आप इसको जजमेंट्स में देखोगे तो जजमेंट्स में इसको तोड़ के कभी भी मेंशन नहीं किया जाता है, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि हम क्या क्या पर्सपेक्टिव, किस किस का पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें रेलिवेंट है, ठीक है। मतलब सपोजिंगली अगर जो आपका अक्यूज्ड है वो एक कॉर्पोरेट में जॉब करता है, वो अपने कार्ड के एंट्री एग्जिट के अलावा वो बाहर नहीं निकल सकता उस बिल्डिंग से, और हमारे पास एविडेंस नहीं है कि इसने अपना कार्ड लगाया और इसने ये बाहर निकला, तो इसका मतलब उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ना बाहर जाके ऑफेंस करके वापस आने की। लेकिन अगर वहीं उसका ऑफिस उसको 1 घंटे के लिए अलाउ करता है कि आप बाहर जा सकते हो, आप खा पी के वापस आ सकते हो, तो वहीं पर उसके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप बाहर जा सकते हो और आप वो ऑफेंस कर सकते हो, ठीक है। अब इन सारी चीजों में क्या है, जैसे ये पहले था ये वैसे भी है, लेकिन पहले इसमें था फैक्ट्स, बेटा पहले क्या था, ये सारी चीजें थी, ठीक है,
फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज, अफेक्ट और अपॉर्चुनिटी, इसमें से कोई भी, एंड ऑफ फैक्ट इन इशू। पहले टर्म फैक्ट इन इशू तक था, अब इसको बढ़ा के और रेलिवेंट फैक्ट ऐड कर दिया। ठीक है, पहले ये सारी चीजें हम कनेक्ट करते थे सिर्फ फैक्ट इन इशू से, मतलब जो हमारा डिस्प्यूट है सिर्फ हम उससे ऐड कर रहे हैं। हो सकता है किसी का कोई कॉज एंड इफेक्ट रहा हो जो कि किसी रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो। ठीक है, आपका कोई रेलिवेंट फैक्ट हो, उससे ये सारी चीजें रिलेटेड हैं, वो भी अब इन्होंने एक्सप्लिसिटली लिख दिया है। फैक्ट इन इशू ऑलरेडी था, अब इन्होंने रेलिवेंट फैक्ट जो है वो भी आपके हेडिंग में ऐड कर दिया है। दिस हैज बीन एडेड इन दी हेडिंग। इफ यू लुक एट इट, इफ यू विल लुक एट द बैरक, आपको ये बैरक में मिल जाएगा, आप इसको देखो। ठीक है बेटा, पहले और अब में डिफरेंस देखो क्या है। ऑफ फैक्ट एंड इशू था, ऑफ रेलिवेंट फैक्ट है। ये जो सारी चीजें हैं ये आपके बैरक में थी, हेडिंग का जो पार्ट है, ठीक है, उसमें ये नहीं लिखा हुआ था, अब ये उसमें भी लिख दिया गया है। पहले ये नहीं लिखा हुआ था, अब ये लिख दिया गया है। ठीक है जी, हमने कर लिया अब ये सेक्शन 7 ऑफ दी एविडेंस और सेक्शन नंबर 5 ऑफ दी आपका बीएसए। ठीक है, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर, अब ये देखो कि इसमें जो नेक्स्ट आपका सेक्शन है, द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी हैव दैट इज मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं मोटिव प्रिपरेशन कंडक्ट। ठीक है, बंदे का क्या मोटिव रहा, मोटिव आईपीसी में इंडिस्पेंसेबल कंडीशन नहीं है। मोटिव ना भी हो तो भी अगर ऑफेंडर ने एक्ट किया विद इंटेंशन किया तो ऑफेंस बन जाता है, मोटिव है या नहीं है नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एविडेंस में ये थ्योरी ऑफ पोजेशन है, इसमें हम एस्टैब्लिश करते हैं, अगर हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा तो हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से जाएंगे। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये किया था ऑफेंस तो क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन था, क्या आपका मोटिव था। तो वहां ये आपका इंपॉर्टेंस गेन कर लेता था आपका सेक्शन नंबर 8 ऑफ एविडेंस में। ठीक है, और उसके क्या क्या पार्ट से, मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट, previous conduct and subsequent conduct. Throughout the बैरक the section is same, conceptually change नहीं है, लेकिन जो इसकी illustration है उसमें words में कुछ कुछ changes किए गए हैं। illustrations में change किए, जैसे जहां पर वकील था उसको इन्होंने एडवोकेट कर दिया, मतलब हमारे को बेसिकली पुरानी जो हमारी लैंग्वेज थी उसको चेंज किया। फिर जहां पर मैन लिखा था उसको पर्सन कर दिया। फिर जहां पर आपका रेविश्ड लिखा था इलस्ट्रेशन में उसको रेड कर दिया। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन थी जहां पर आपका दिया गया है कि ये जो इलस्ट्रेशन है क्या ये सेक्शन नंबर 8 में यूज होगी या फिर ये कहीं और यूज होगी, इसका मतलब क्या ये सेक्शन नंबर 157 में होगी एज कॉर्पोरेटिव एविडेंस, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से। तो वो ये कहते हैं कि आपका लड़की का क्या कंडक्ट है, जहां वो कहती है दैट द गर्ल कंप्लेन्स दैट शी हैज बीन रेविश्ड, तो वो जो कंप्लेंट है वो इन्होंने यहाँ पर कंसिडर किया। whether this complaint that we are talking about in this illustration, see this illustration of your BSA आपका एक बारी मैं बैरक रीडिंग करके आपको बताती हूँ कि इस जो इलस्ट्रेशन है उसमें हम क्या पढ़ते थे। हाँ, आपका जो इलस्ट्रेशन था, द क्वेश्चन इज वेदर अ गर्ल हैज बीन रेविश्ड। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं कि भाई उसने कंप्लेन करी। ठीक है, तो जब ये आपने कंप्लेन करी अपनी किसी फ्रेंड को, आपने सिर्फ उसको बताया कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपके साथ जो भी होता है आप किसी के साथ शेयर करते हो। तो जब आपने उसको शेयर किया तो क्या आपने सिर्फ एज अ कम्युनिकेशन किया या फिर आपने उसको कंप्लेन किया। जब इस कंप्लेन की बात करते हैं हम, तो ये कंप्लेन वो भी हो सकती है कि आपने ऑफिशियली जाके पुलिस को रजिस्टर करा दी एफआईआर, वो भी हम मानते हैं, या फिर आपने किसी ऐसे बंदे को कहा जिससे आप एक लीगल रिकोर्स या लीगल रेमेडी एक्सपेक्ट करते हो।
जब एक लड़की है वो घर जाके बताती है कि मेरे साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ या फिर मेरे साथ रेप हुआ, ठीक है, तो वो जो कंडक्ट है बच्चे का वो मैटर करता है, वेदर दी that is relevant or it's not relevant. If it is not relevant in section number 8, it is relevant in the section of the ये आपका corroborative evidence, ठीक है, जो अब आपका सेक्शन नंबर 160 हो गया, या तो ये वहां पर रेलिवेंट है या फिर आपका ये डाइंग डिक्लेरेशन के केस में भी रेलिवेंसी हो सकती है इसकी, ठीक है। नाउ आई विल राइट डाउन एंड टेल व्हाट आर द डिफरेंसेस। बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, वर्ड्स के डिफरेंसेस हैं, कंसेप्ट के नहीं हैं। देखो अब आपका जो पहले सेक्शन नंबर 8 था, अब वो सेक्शन नंबर 6 है। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 8 इज बीएसए का सेक्शन नंबर 6। नाउ इन दिस दे आर टॉकिंग अबाउट मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। कंडक्ट दोनों है, प्रीवियस है या फिर सब्सिक्वेंट, ये सारे ही रेलिवेंट फैक्ट्स हैं। इसमें आपका जो सेक्शन है उसके कंसेप्ट में चेंज नहीं है, ठीक है जी। अब लेकिन सिर्फ क्या चेंज हुआ, वकील को किया एडवोकेट, मैन को कर दिया पर्सन, और रैविश्ड को कर दिया रेप्ड। इसके अलावा, ठीक है, ये इलस्ट्रेशंस में चेंजेस हैं आपके, जो आपके इलस्ट्रेशंस हैं ये उसमें टर्म्स में चेंज किया है, अदरवाइज आपका जो कंसेप्ट है वो सेम है। ये आपका जो इलस्ट्रेशन डी है ना, ये उसमें होता था। जो रेविश्ड है उसका इलस्ट्रेशन मैंने आपको बताया है, इसका है इलस्ट्रेशन जे। ये एफ है जहां पर मैन से पर्सन किया। ये सारे इन इलस्ट्रेशंस में चेंजेस हैं, अदरवाइज कंसेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आपका सेक्शन नंबर 9 आता है एविडेंस एक्ट का, जिसमें हम करते थे फैक्ट्स नेसेसरी टू आइदर इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन, टू आइदर इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन, ये करते थे हम। इसमें आप देखो हेडिंग में, आपकी जो हेडिंग है उसमें फैक्ट इन इशू ऐड किया है, ये बस लाइन ऐड कर दी है आपके हेडिंग में। एंड ए इज रिप्लेस्ड, ए इज रिप्लेस्ड बाय ही। आप इसमें सारे में इलस्ट्रेशंस में देखोगे कि डिफरेंसेस किए हैं पर माइन्यूट किए हैं, ठीक है, कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं किया है। अदरवाइज इस सेक्शन में आपका सेक्शन नंबर 9 में कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही आपका जो सेक्शन नंबर 10 था कॉन्स्पिरेसी वाला, सेक्शन नंबर 10 कॉन्स्पिरेसी, देयर इज नो चेंज इन दिस, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है एक्सेप्ट इलस्ट्रेशंस में, एक्सेप्ट इलस्ट्रेशन में वर्ड्स चेंज किए हैं। इलस्ट्रेशंस में वर्ड चेंज किए हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय स्टेट, जहां पर कैलकाटा था वहां पर कोलकाता किया है, जहां पर बॉम्बे था
उसको मुंबई कर दिया, जहां पर काबुल था उसको सिंगापुर कर दिया। अदरवाइज आप देखोगे तो कंसेप्ट में कोई भी चेंज नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि हमारे को पुराना लॉ जो था उसको टर्म्स को हटाना था, अदरवाइज इसमें हमने कुछ खास चेंज नहीं किया है। इसमें एक ही इलस्ट्रेशन है आपके सेक्शन में, ठीक है। आपका जो ये सेक्शन है कॉन्स्पिरेसी का, पहले 10 था, अब ये 8 है, सेक्शन नंबर 8, और ये था सेक्शन नंबर 7, ये सॉरी है सेक्शन नंबर 7। तो अगर आप सेक्शन नंबर 8 देखोगे तो उसमें एक ही इलस्ट्रेशन है, और उस इलस्ट्रेशन में ये सारे वर्ड्स के चेंजेस हैं, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। दैट इज ऑल दैट दे हैव डन इन दिस। दैट इज ऑल फॉर द डे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जितना हमने किया है आज सेक्शन 10 तक, इतना है आपका बेसिक जो चेंजेस हैं या जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो इतने ही हैं आज के लिए, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन नंबर 11 फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन या फिर फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ठीक है जी। आई होप जितना हमने आज किया वो समझ में आ गया होगा।